वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की काबिलियत और ताकत मोटे तौर पे 3 से 4 पैरामीटर पे आंका जाता है, जिसमें उस फाइटर एयरक्राफ्ट का रडार, उसमें यूज होने वाला इंजन, उसके एवियोनिक्स और उस एयरक्राफ्ट में लगने वाली उसकी फायर पावर। हालांकि उस एयरक्राफ्ट में बैठने वाला पायलट भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और काफी हद तक पायलट की कैपेबिलिटी भी उसके एयरक्राफ्ट को लीथल बनाती है। लेकिन यहाँ पे हम आज पायलट की बात ना करके एयरक्राफ्ट को मारक बनाने वाली और उसमें लगने वाली मिसाइल की बात करते हैं। किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में 2 तरह की मिसाइल की जरूरत होती है, जिसमें पहली तरह की मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल की जरूरत विद इन विजुअल रेंज के एनिमी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए होती है। तो वहीं दूसरी तरह की मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होती है, जो कि पायलट मिसाइल को फायर करने के बाद अपने रडार के जरिए गाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचाता है। हालांकि अब अधिकांश एयरफोर्स जहां बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके नई और एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब भी कई एयरफोर्स शॉर्ट रेंज की मिसाइल पर ही निर्भर है, क्योंकि ये मिसाइल डॉग फाइट में अहम भूमिका निभाती हैं और इनका महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। और इसी कड़ी में हाल ही में इंडिया के हल्के एयरक्राफ्ट LCA तेजस में एक नई तरह की मिसाइल को देखा गया है और इस मिसाइल का नाम है आसराम। आसराम MBDA कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि 5th जनरेशन होने के कारण जितना एडवांस है उतना ही घातक। आसराम मिसाइल ऐसी तीसरी मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में LCA तेजस पे लगने की तैयारी हो रही है। आसराम से पहले LCA तेजस में रशिया की R-73 और इजराइल की पाइथन 5 भी इंटीग्रेटेड की जा चुकी है। आसराम के लग जाने के बाद LCA तेजस की फायर पावर में काफी इजाफा हो जाएगा और भविष्य में इंडक्ट होने वाले LCA Mark 1A और तेजस Mark 2 के लिए भी इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। 3 तरह की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल से लैस तेजस का सामना करना दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तीनों मिसाइल की फंक्शनैलिटी, उनके इंफ्रारेड सेंसर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से काफी अलग है, जिसके कारण फायर होने के बाद एनिमी एयरक्राफ्ट को ये पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा कि किस मिसाइल के खिलाफ किस काउंटर मेजर का यूज किया जाए। जहां R-73 काफी लंबे समय से इंडियन फाइटर जेट में लगने वाली कुछ मिसाइलों में से एक है, R-73 मिसाइल एक इंफ्रारेड होमिंग हीट सीकिंग मिसाइल है, जो अपने टारगेट को मिसाइल के सेंटर लाइन से 40 डिग्री तक जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक होती है और इसका लेटेस्ट वर्जन 40 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को खत्म करने की काबिलियत रखता है। ये अपने टारगेट पे 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अटैक करती है तथा ये 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। 2019 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए बालाकोट हमले के बाद जब पाकिस्तान के F-16 और J-17 इंडियन एयर स्पेस में घुस आए थे, तो अपने MiG-21 फाइटर जेट में विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी R-73 मिसाइल का यूज करके पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। वहीं अगर इजरायली पाइथन 5 मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात करें, तो ये मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम से लैस है, जिसका मतलब ये मिसाइल टारगेट की इमेज को प्रिंट कर लेता है, जबकि बाकी मिसाइल इंफ्रारेड रेडिएशन को कैच करके अपने टारगेट के पास पहुंचती है, जिसके कारण अन्य तरह की मिसाइल को इंफ्रारेड काउंटर मेजर जैसे फ्लेयर और चाप से भटकाया जा सकता है। पाइथन 5 और आसराम दोनों मिसाइल HOBS हाई ऑफ बोर्ड मिसाइल है। वहीं अगर सिर्फ आसराम की बात करें, तो ये मिसाइल अपने सुपीरियर रेंज और मैन्युरेबिलिटी के साथ तेजस को एक अलग ही एज देती हैं। इसका ऑल एस्पेक्ट सीकर काफी अलग अलग एंगल से एनिमी एयरक्राफ्ट के साथ एंगेजमेंट करने की सुविधा दे सकती है, जो इससे क्लोज कॉम्बैट और BVR दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल कराती है। आसराम की रेंज 25 किलोमीटर प्लस बताई जाती है, जबकि इसकी स्पीड मैक 3 तक जा सकती है। आसराम को किसी भी काउंटर मेजर से रोक पाना नामुमकिन है। आसराम अपने टारगेट तक एयरक्राफ्ट से लगे सेंसर की बदौलत भी पहुंच सकती है और अपने सीकर में लगे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के जरिए भी अपने टारगेट को चेस करके खत्म कर सकती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट के सामने हो
या फिर एयरक्राफ्ट के पीछे उड़ रहा हो। इंडियन एयरफोर्स आसराम के पिछले वर्जन को अपने जगुआर में यूज करता आया है और इसकी परफॉर्मेंस देखकर ही उसने ऐसे तेजस में इसका इंटीग्रेशन करवाया है। किसी भी देश का रुतबा उसकी मिलिट्री पावर से देखा जाता है, इसलिए पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे गिने चुने देश हैं जिनका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों पे ज्यादा पड़ता है और इन देशों की बात को भी पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है और मानती है। जिस देश की जितनी बड़ी मिलिट्री उसका उतना ही बड़ा रुतबा, लेकिन एक बड़ी मिलिट्री पावर बनने का अपना नुकसान भी है, क्योंकि जहां आपको नए नए रिसर्च करके एडवांस हथियारों को बना के अपने जखीरे में शामिल करना होता है, तो वहीं पहले से शामिल हथियारों को लगातार अपग्रेड भी करना होता है और इनके रखरखाव पर भी काफी खर्च करना पड़ता है। इंडिया की आर्म फोर्सेस भी दुनिया की टॉप मिलिट्री में गिनी जाती हैं और अपनी फोर्सेस को लगातार एडवांस करने में इंडिया की गवर्नमेंट अच्छा खासा अमाउंट भी खर्च करती है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होता है और इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपने हिस्से के मिलने वाले बजट का सही उपयोग करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स अगले 20 सालों के अंदर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्लीट को कम करना चाह रही है। इंडियन एयरफोर्स अभी 7 तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट का उपयोग अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कर रही है। ये सभी एयरक्राफ्ट अपने निर्धारित किए गए रोल को निभाने में पूर्ण तरीके से कैपेबल है। इंडियन एयरफोर्स जहां 3rd जनरेशन के MiG-21 और जगुआर का यूज करती आ रही है, तो वहीं 4th जनरेशन के मिराज 2000, MiG-29 और सुखोई 30 MKI का भी यूज कर रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 4.5 जनरेशन का राफेल को भी अपने बेड़े में शामिल कर चुका है, तो वहीं स्वदेश में निर्मित 4.5 जनरेशन का LCA तेजस को भी ज्वाइन करा चुका है तथा भविष्य में तेजस के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को भी इंजेक्ट करवाएगा और साथ ही साथ इंडिया के पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMC को भी बनाने का प्रयास शुरू कर चुका है। लेकिन इतने सारे एयरक्राफ्ट को हैंडल करना भी आसान काम नहीं होता है। जहां एक तरफ इसमें काफी अमाउंट लगता है, तो वहीं इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रेनिंग भी एक अलग सरदर्द होता है, क्योंकि किसी एक एयरक्राफ्ट को मैनेज करने में सबसे पहले उसके स्टाफ को नियुक्त करना पड़ता है, फिर लगातार इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट से संबंधित उसके पार्ट्स का स्टोरेज और लगातार अपग्रेडेशन प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से जितने ज्यादा आपके पास एयरक्राफ्ट होंगे, आपको उतना ज्यादा ही मैनेज करना पड़ता है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग टर्म प्लान के तहत भविष्य में केवल 5 तरीके के एयरक्राफ्ट फ्लीट को बनाए रखना चाहती है, जहां तेजस मार्क 1A से MiG-21 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा, तो वहीं तेजस मार्क 2 से मिराज 2000 और मिराज 29 एयरक्राफ्ट को हटाए जाने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स 2040 तक तेजस का मार्क 1A और मार्क 2 जो कि इंटायर फ्लीट का 50% पार्ट्स होंगे तथा इसके अलावा AMCA Su-30 MKI और राफेल को लेके टोटल 5 तरीके के एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में शामिल करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स 2070-2080 तक अपने राफेल और Su-30 MKI का यूज करना चाहती है तथा इनको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से चेंज करेगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स 2070-2080 तक 100% इंडिजिनियस फाइटर जेट फ्लीट हो सके। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।